हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान क्लासेस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं डीएलएड 4th सेमेस्टर शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन विषय के 2016 का पेपर सॉल्यूशन। टोटल 40 क्वेश्चन आते हैं, द्वितीय प्रश्न पत्र है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पीवाईक्यू बहुत ही इम्पोर्टेंट है साथियों, पूरा ज़रूर देखिएगा और दूसरों को भी शेयर करते चलिएगा। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बहुविकल्पी प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, कक्षा कक्ष एवं कक्षा कक्ष के बाहर किसी सार्थक क्रियाकलाप को संपन्न करने के लिए आवश्यक है। विकल्प ए टीएलएम बनाना, विकल्प बी पेड़ पौधे लगाना, विकल्प सी मैदान की स्वयं सफाई करना, विकल्प डी योजना बनाना। तो योजना बनाना जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे है अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 2 है, मानवीय प्रबंधन के घटक हैं। विकल्प ए है विद्यालय भवन, विकल्प बी पुस्तकालय, विकल्प सी फर्नीचर, विकल्प डी शिक्षक बच्चे और समुदाय। तो राइट आंसर यहाँ पर शिक्षक बच्चे और समुदाय हो जाएगा, तो डी विकल्प सही होगा। अगला है प्रश्न संख्या 3, समस्या समाधान का प्रमुख अंग है। विकल्प ए है शिक्षण प्रक्रिया, विकल्प बी है निर्णयन प्रक्रिया, विकल्प सी है अधिगम प्रक्रिया, विकल्प डी है अनुशासन प्रक्रिया। तो राइट आंसर जो है निर्णयन प्रक्रिया हो जाएगा, विकल्प बी। प्रश्न संख्या 4 है, विद्यालय में भवन, फर्नीचर, पेयजल एवं शौचालय आदि की व्यवस्था की जा सकती है। विकल्प ए है ग्राम शिक्षा समिति द्वारा, विकल्प बी अभिभावक शिक्षक संघ द्वारा, विकल्प सी समुदाय द्वारा, विकल्प डी उपयुक्त तीनों के सहयोग द्वारा। तो राइट आंसर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त तीनों के सहयोग द्वारा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 5, एनसीईआरटी स्थित है। विकल्प ए चेन्नई में, विकल्प बी लखनऊ में, विकल्प सी नई दिल्ली में, विकल्प डी कोलकाता में। तो राइट आंसर सी सही हो जाएगा, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न संख्या 6 है, ग्राम शिक्षा समिति के गठन के लिए आवश्यक है। विकल्प ए है 1 महिला का होना, विकल्प बी है 2 महिला का होना, विकल्प सी है 3 महिला का होना, विकल्प डी है 4 महिला का होना। तो राइट आंसर ए सही हो जाएगा, 1 महिला का होना। ग्राम शिक्षक समिति के गठन के लिए 15 सदस्यों की आवश्यकता होती है। ठीक है, जिसमें अभिभावक होंगे, अभिभावक के अध्यक्ष होंगे, उपाध्यक्ष और ये सभी जो है, और 1 महिला जो है होना अनिवार्य है। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 7 है, लो कास्ट नो कास्ट वाली शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्णय किया जा सकता है। विकल्प ए बाजार से वस्तुएं क्रय करके, विकल्प बी शासन द्वारा प्राप्त सामग्री से, विकल्प सी स्थानीय परिवेश में उपलब्ध वस्तुओं से, विकल्प डी प्रधानाचार्य द्वारा प्राप्त की गई सामग्री से। तो राइट आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, स्थानीय परिवेश में उपलब्ध वस्तुओं से। ठीक है, जैसे शिक्षण सामग्री में उपयोग क्या क्या किया जा सकता है, कंकड़ हो गया, पत्थर हो गया, बालू, लकड़ी, ठीक है, फुलवारी या शादी कार्ड हो गया, कबाड़ कोई हो गया। तो इन सभी का प्रयोग करके जो है शिक्षण सामग्री में उपयोग करना चाहिए, जिससे क्या होगी, पैसे की बचत होगी। ठीक है, आगे है प्रश्न संख्या 8, प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध कराई जा सकती हैं। विकल्प ए भारत सरकार द्वारा, विकल्प बी राज्य सरकार द्वारा, विकल्प सी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा, विकल्प डी अभिभावक द्वारा। तो राज्य सरकार द्वारा राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प बी। ठीक है, क्योंकि निःशुल्क जो पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती हैं राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 9 है, कक्षा 1 में कुल निर्धारित पुस्तकें हैं। कक्षा 1 में कितने पुस्तक निर्धारित हैं, 1 2 3 4।
तो कक्षा 1 में एक पुस्तक निर्धारित है। प्रश्न संख्या 10 है, प्रदेश में संस्कृत विषय का पठन पाठन किस कक्षा से प्रारंभ होता है, किया जाता है? 1 से, कक्षा 3 से, कक्षा 5 से, कक्षा 6 से। तो राइट आंसर जो है कक्षा 3 से सही हो जाएगा। संस्कृत जो है कक्षा 3 से स्टार्ट हो जाती है। 1 और 2 में आपको संस्कृत देखने को नहीं मिलेगी। आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या 11 है, समय सारणी दर्शाती है बच्चों की अधिगम प्रक्रिया को, शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया को, प्रधानाध्यापक के नेतृत्व को, सभी क्रियाकलापों को। तो राइट आंसर डी सही हो जाएगा, सभी क्रियाकलापों को। प्रश्न संख्या 12, पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के संचालन का दायित्व सौंपना चाहिए? शिक्षक को, अभिभावक को, बच्चों को, जिला विद्यालय निरीक्षक को। तो शिक्षक को सौंपना चाहिए, विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है, प्रत्येक जनपद में कार्यरत जिला समन्वयक अधीन होते हैं जिला विद्यालय निरीक्षक के, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के, डाइट प्रचार के, जिला अधिकारी के। तो राइट आंसर बी सही हो जाएगा, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी। अगला है प्रश्न संख्या 14, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय स्थित है इलाहाबाद में, वाराणसी में, लखनऊ में, मेरठ में। तो लखनऊ में स्थित है, तो सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है, जिला स्तर की सर्वोच्च अकादमिक संस्था है, डाइट है, सीमेट है, SCRT है, BRC है। तो डाइट जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे अतिलघुत्री प्रश्न आ गए हैं साथियों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। और अतिलघुत्री 15 क्वेश्चन। वीडियो को सभी के पास शेयर कर दीजिएगा साथी, ताकि दूसरों को भी फायदा हो सके, भला हो सके। प्रश्न संख्या 16 है, प्रबंधन प्रक्रिया के अंग कौन कौन से हैं? तो प्रबंधन प्रक्रिया के 5 अंग होते हैं, जो इस प्रकार हैं: नियोजन, नेतृत्व, नियंत्रण, आयोजन एवं प्रबंधन। ठीक है, नियोजन का मतलब होता है नियम बनाना साथियों, ताकि जो कोई भी चीज़ संस्था खोल रहे हैं तो उसका कोई न कोई नियम होगा, तो उस नियम को बनाना होता है। ठीक है, उसका नेतृत्व करना होता है कि कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा, नियंत्रण रखना होता है। ठीक है, उस ऑफिस को, उस विद्यालय को जो भी बना रहे हैं, तो नियंत्रण होना चाहिए आपका उस पर। आयोजन होना चाहिए, मतलब आपको सुविधाएं उसमें क्या क्या रखनी है, कैसा रखना है, कैसे उसको चला पाएंगे, इसको रखना होता है। प्रबंध करना होता है सभी को, कोई भी आवश्यक ज़रूरी हो गया, अगर विद्यालय खोले हैं, टीचर की ज़रूरत पड़ेगी, उसमें फर्नीचर की जो व्यवस्था पड़ेगी, तो ये सब प्रबंधन करना होगा उसमें। ठीक है, तो समझ में आया। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 17 है, विद्यालयी प्रबंधन के अंतर्गत कौन कौन से भौतिक संसाधन आते हैं? ठीक है, तो भौतिक संसाधन की अगर बात करेंगे तो विद्यालयी प्रबंधन के अंतर्गत आने वाले भौतिकी संसाधन: प्रधानाध्यापक का कमरा, विद्यालय का कार्यालय, कक्षाएं, खेल का मैदान, विज्ञान कक्ष, भूगोल कक्षा, भूगोल कक्ष का प्रयोगशाला, शौचालय, गर्ल्स कॉमन रूम, पुस्तकालय, छात्रावास। तो ये सभी जो है विद्यालय प्रबंधन के भौतिक संसाधन है। ठीक है, ये सब इम्पॉर्टेंट है, सभी चीज़ें इसमें से पढ़ाते समय। ठीक है, प्रश्न संख्या 18 है, मानवीय प्रबंधन के प्रमुख घटक बताइए। अर्थात मानव के द्वारा जो प्रबंध किया जाता है उनमें कौन कौन से घटक होते हैं, आइए जानते हैं। मानवीय प्रबंधन के प्रमुख घटक होते हैं जैसे प्रधानाचार्य, बच्चे, शिक्षक तथा समुदाय। मानवीय प्रबंधन वह प्रयास है जिसके अंतर्गत सभी घटक मिलकर एक संस्था के हित में कार्य करते हैं।
मानवीय प्रबंधन के उद्देश्य, मानवीय प्रबंधन का प्रमुख उद्देश्य व शैक्षिक गुणवत्ता में वृद्धि करना है। ठीक है, जो भी आपका नियम कानून जो बनाए हुए हैं किसी संस्था को, किसी कार्य को चलाने के लिए, उसमें गुणवत्ता होना चाहिए, वृद्धि, ये सभी को ध्यान में रखना चाहिए। इसके अंतर्गत प्रतियोगिताएं आयोजित करना, जागरूकता रैली तथा नाटक आदि क्रियाकलापों का आयोजन भी करना चाहिए। ठीक है, ये भी जो है क्या है, मानवीय प्रबंधन का उद्देश्य है। ठीक है, आगे लर्निंग कॉर्नर से आप क्या समझते हैं? लर्निंग कॉर्नर क्या होता है, आइए जानते हैं। लर्निंग कॉर्नर विद्यालय का वह कोना जहां शिक्षण अध्ययन सामग्री का संग्रह होता है। विद्यालय में देखते होंगे, ठीक है, अगर पढ़ाने गए होंगे साथियों, तो उसी विद्यालय में उसी कोने पर, मतलब उसी क्लास के कोने पर कुछ किताबें रखी होती हैं बच्चों को पढ़ने के लिए। ठीक है, उसी को लर्निंग कॉर्नर कहते हैं। ठीक है, लर्निंग कॉर्नर कहलाता है। लर्निंग कॉर्नर में रखी हुई सामग्री का बच्चे जो है उपयोग कर सकते हैं। जो किताबें रखी होती हैं वो बच्चे अपना लेकर के वहीं छुट्टी के समय पढ़ते रहते हैं। आइए प्रश्न संख्या 20 है, कक्षा 2 में पढ़ाई जाने वाली पाठ्य पुस्तकों की संख्या का नाम बताइए। तो कक्षा 2 में पढ़ाई जाने वाली पाठ्य पुस्तकों की संख्या 2 है। पहला जो विषय है वह है कृषलय पुस्तक और दूसरा है गिनतारा पुस्तक। ठीक है, और कक्षा 1 में एक ही पुस्तक होती है और कक्षा 2 में 2 पुस्तक होती है। प्रश्न संख्या 21, पाठ्य पुस्तकों के विकास में किन किन बिंदुओं का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है? ठीक है, तो पाठ्य पुस्तकों के विकास में निम्नलिखित बिंदु होने चाहिए। पहला है भाषा शैली में सरलता। ठीक है, जो भी पाठ्य सामग्री बनाई जा रही है पाठ्य पुस्तक, उनमें भाषा सरल होनी चाहिए। भाषा में प्रवाहशीलता होनी चाहिए। ठीक है, मतलब उसको पढ़ते समय जो है आनंददायक होना चाहिए, मतलब वो अर्थ निकलता हुआ होना चाहिए, सरल शब्दों में होना चाहिए। तीसरा है मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए। ठीक है, जो मानसिक स्तर है उसी के अनुसार पुस्तकें होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कक्षा 10 वाला अगर 2 वाले बच्चों को दे दिया जाए तो पढ़ पाएंगे, मानसिक क्षमता उनकी उतना नहीं विकसित हो पाती है, तो उनको उस अनुसार से देना चाहिए। चौथा है चिंतन के लिए नवीन विचार। ठीक है, उनको सोचने के लिए उसमें विचार होने चाहिए, ताकि जो है वो समझें और उन चिंतन करें कि हाँ क्या ये सही है, गलत है, क्या लिखा गया है, प्रयोग करने पर क्या आएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न संख्या 22 है, सामान्य विद्यालय में कम से कम कौन सी समय सारणी बनाई जाती है? ठीक है, जो विद्यालय होता है उनमें कम से कम कौन सी समय सारणी बनाई जाती है? तो उसमें जो समय सारणी बनाई जाती है साथियों, उसमें होता है देखेंगे तो, ठीक है, पहला हो जाएगा अध्यापकों की समय सारणी, जो अध्यापक आते जाते हैं उनकी रूटीन क्या होती है, कितने बजे से पढ़ाना है, कितने बजे से जाना है। ठीक है, दूसरा है कक्षा समय सारणी, कक्षा को कितने बजे से प्रारंभ करना होता है। तीसरा समय सारणी होता है संयुक्त समय सारणी, मतलब पूरे दिन भर में क्या क्या कार्य करना होता है विद्यालय में। चौथा है खेलों की समय सारणी, खेलने के समय क्या है, किस दिन क्या खेल होगी, ये सभी सारणी। पांचवा है पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों की सारणी। ठीक है, मतलब जो पढ़ा जाएगा, कौन सी विषय कब क्या पढ़ा जाएगा उसकी समय सारणी। छठवां है गृह कार्य की समय सारणी। ठीक है, गृह कार्य जब दिया जाता है कितने बजे उसको चेक कराना है। ठीक है, छुट्टी होते समय आपको गृह कार्य मिलेगा, पहले मिल जाएगा, तो इसकी समय सारणी। अध्यापकों के खाली घंटों की समय सारणी, आखिर खाली घंटे उनकी कब कब होती है, कब कब नहीं होती है, उनकी समय सारणी। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 23 है, बच्चों से प्रोजेक्ट कार्य कराने की उपयोगिता बताइए। तो उत्तर हो जाएगा प्रोजेक्ट कार्य की उपयोगिता, प्रोजेक्ट कार्य के द्वारा बच्चों में ज्ञान एवं विवेक की क्षमता विकसित करना चाहिए, जिससे बच्चे इनका प्रयोग अनुकूल परिस्थितियों में निर्णय लेने के लिए कर सकें।
ठीक है। तो प्रोजेक्ट कार्य का क्या मतलब होता है कि प्रोजेक्ट कार्य के द्वारा बच्चों को क्या होता है, विवेक की क्षमता विकसित होती है। मतलब जो आप बच्चों को कोई कार्य कर देंगे कि घर पर जाइए और इसको अवलोकन करके आइए, मतलब इसको देख रेख करके आइए कि ये कार्य कैसे होता है। ठीक है, आप जाइए प्रोजेक्ट कार्य बना करके लाइए, तो उस पे जो है बच्चे क्या करेंगे, उसके तर्क करेगा, सोचेगा कि ये कैसे कर पाएंगे, क्या होगा। ठीक है, तो वो सभी जो है उसके मानसिक जो है विकास होता है। और ठीक है, तो आइए प्रश्न संख्या 24 है, शैक्षिक भ्रमण का महत्व बताइए। शैक्षिक का मतलब होता है साथियों जो शिक्षा ग्रहण किया जाता है, घूम घूम करके जो शिक्षा ग्रहण किया जाता है, ठीक है, उसी को शैक्षिक भ्रमण कहेंगे। तो महत्व क्या होता है उसका, तो शैक्षिक भ्रमण विद्यार्थियों के संपूर्ण व्यक्तित्व विकास के लिए महत्वपूर्ण है। इससे विद्यार्थियों को रोचक ढंग से पढ़ने में सहायता मिलती है। ठीक है, कैसे पढ़ेंगे, रोचक ढंग से। ठीक है, तो पुस्तकें सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त कराती हैं। जो सैद्धांतिक ज्ञान है, मतलब जो मनोवैज्ञानिक वैज्ञानिक जो बोलते हैं ऑथेंटिक ज्ञान, वो प्रदान होती है उनको। जबकि भ्रमण के द्वारा बच्चे प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते हैं। लेकिन अगर घूम घूम करके देखेंगे तो वह जो है उनको प्रत्यक्ष दिखाई देगा और उसको समझते हुए जाएंगे। तो बेस्ट तो यही होता है, ठीक है, शैक्षिक भ्रमण वाला, क्योंकि बच्चे के सामने रहती है, उसको देख लेते हैं और समझ जाते हैं क्या चीज़ें हैं। प्रश्न संख्या 25 है, खेल कूद से बच्चों में किन किन पक्षों का विकास होता है। तो खेल कूद के माध्यम से बच्चों में अनुशासन होती है। ठीक है, अनुशासन आ जाती है धीरे धीरे, साहस बढ़ जाती है। ठीक है, कोई भी खेल खेल रहे हैं तो एक दूसरे से बात करनी होती है तो अनुशासन में बात करते हैं। साहस उनके अंदर आ जाती है कि कैसे क्या करना होता है। धैर्य आ जाती है, ठीक है, कि हार जाएंगे तो क्या होगा, जीत जाएंगे तो क्या होता है। तो ये धैर्य धीरे धीरे आ जाता है। नेतृत्व करने की क्षमता हो जाती है, ठीक है, दूसरों को सोचने समझने की। ठीक है, समाज सेवा सीख जाता है बच्चा धीरे धीरे। ठीक है, खेल कूद के माध्यम से सहयोग की भावना आ जाती है। अगर खेल खेल में किसी को लग गए तो भी जो है सभी लोग एक हो जाते हैं, मिल जाते हैं, संघर्ष करते हैं। ठीक है, देश प्रेम आदि गुणों का विकास होने लगता है उनका। और खेल सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होता है, इससे बालकों में और भी गुणों का विकास करने में सहायता मिलती है। प्रश्न संख्या 26 है, शिक्षकों से संबंधित पंजिकाओं के नाम लिखिए। ठीक है, तो शिक्षकों की उपस्थिति रजिस्टर, वेतन रजिस्टर, मिड डे मील रजिस्टर। ठीक है, जिसको पीएम पोषण योजना कह दिया गया है। मिड डे मील योजना को पीएम पोषण योजना इस समय कहा जा रहा है। ठीक है, सेवा पुस्तिका, पत्र व्यवहार रजिस्टर, छात्र उपस्थित रजिस्टर, छात्रवृत्ति वितरण रजिस्टर। ठीक है, ग्राम शिक्षा समिति में बैठक पंजिका होती है, उसकी रजिस्टर। आगे प्रश्न संख्या 27 है, वित्तीय अभिलेख कौन कौन से हैं। तो वित्तीय अभिलेख निम्नवत हैं। पहला है वेतन भुगतान रजिस्टर, दूसरा है कैश बुक, ठीक है, तीसरा है शुल्क एकत्रीकरण रजिस्टर, चौथा है रखरखाव रजिस्टर, पांचवा है छात्रवृत्ति रजिस्टर, जिसमें छात्रवृत्ति किसको कितना दी गई है, किस क्लास की बच्चों को दी गई है, ये सब रखा जाता है। फीस रजिस्टर होता है, ठीक है, बच्चों से कितना फीस लिया गया है कितना नहीं, कहीं कहीं सरकारी कॉलेज में इतना ही लिया जाता है। आकस्मिक राशि, ठीक है, कितना वितरण की गई कितना नहीं। तो ये सब भौतिक अभिलेख हो जाते हैं जो स्कूलों के लिए होते हैं। ठीक है, जो लेखा जोखा रखा जाता है। प्रश्न संख्या 28 है, बीआरसी एवं एनपीआरसी में क्या अंतर है। तो बीआरसी क्या होता है, ब्लॉक संसाधन केंद्र को बीआरसी के नाम से जाना जाता है। बीआरसी ब्लॉक स्तर पर शैक्षिक गतिविधियों में भाग लेता है। ठीक है, और बीआरसी के समन्वयक को अपने क्षेत्र में कम से कम 2 विद्यालय जाना अनिवार्य है। ठीक है, और एनपीआरसी क्या है,
तो NPRC न्याय पंचायत संसाधन केंद्र को NPRC के नाम से जाना जाता है। NPRC न्याय पंचायत स्तर पर शैक्षिक गतिविधि में भाग लेता है। NPRC NPRP ठीक NPRC होगा के समन्वयक को महीने में एक बार अपने क्षेत्र के सभी विद्यालय का निरीक्षण करना अनिवार्य है। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 29 है, सार्वभौमिकरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो सार्वभौमिकरण से आशय है कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालकों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना है। सार्वभौमिकरण की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है, प्रश्न संख्या 30 है, उत्तर प्रदेश के राज्य परियोजना कार्यालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो उत्तर प्रदेश के राज्य परियोजना कार्यालय का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। यह कार्यालय बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत आता है। इसका मुख्य कार्य राज्य में शिक्षा संबंधित परियोजनाओं और कार्यक्रमों को लागू करना। आइए प्रश्न संख्या 31 देखेंगे, लघुत्तरी प्रश्न 10 क्वेश्चन रहते हैं और 2-2 नंबर का होता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 31 है, विद्यालय के प्रबंधन प्रक्रिया के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो उत्तर हो जाएगा, विद्यालय के प्रबंधन प्रक्रिया के महत्व निम्नलिखित हैं। कौन कौन से? तो पहला है लक्ष्य की प्राप्ति। प्रबंधन प्रक्रिया विद्यालय को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। यह विद्यालय के सभी कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रबंध करती है। ठीक है, दूसरा हो जाएगा कार्य क्षमता में वृद्धि। ठीक, तो प्रबंधन प्रक्रिया के माध्यम से विद्यालय के सभी कार्यों को व्यवस्थित रूप से चलाया जाता है। ठीक है, तो प्रबंधन का मतलब क्या होता है आपने जान लिया। विद्यालय में प्रबंधन, तो विद्यालय का प्रबंधन का मतलब होता है नियम साथियों। ठीक है, अगर विद्यालय बनवाया जा रहा है तो उसमें क्या होगा, कोई ना कोई नियम होगा, कानून होगा, जिसके माध्यम से स्कूलें चलेंगी। तो प्रबंधन का मतलब होता है, प्रबंधन वह होता है जिसको हम लोग जिसको स्कूल को चलाता है, जो व्यक्ति जो प्रबंध करता है उसका, कि स्कूल की किताबें ज़रूरी है या फर्नीचर ज़रूरी है उसको चलाने के लिए, स्कूल को कितने शिक्षक होंगे, तो ये सभी जो है प्रबंधक का काम होता है। ठीक है, प्रबंधक का काम होता है और जो ये कार्य करता है प्रबंधन कहलाता है। ठीक है, तीसरा होता है समस्याओं का समाधान। तो विद्यालय में आने वाली समस्याओं का समाधान समय रहते जो है समाधान करना होता है। ठीक है, तो उसे प्रबंधन कहा जाएगा। कोई भी समस्या आ गई, टीचर नहीं आए या छोड़ दिए हैं, दूसरों को ले जा कर के रखना है, या कोई समस्या आ रही है, तो इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए जो है होता है। और अनुशासन में वृद्धि, प्रबंधनीय प्रक्रिया के माध्यम से विद्यालय में अनुशासन में वृद्धि होती है। ठीक है, आगे देखेंगे 5वां है शिक्षण प्रक्रिया में सुधार। तो प्रबंधन प्रक्रिया के माध्यम से ही विद्यालय में शिक्षण प्रक्रिया में धीरे धीरे सुधार होते रहता है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 32, विद्यालय भवन को आकर्षक बनाने में समुदाय की भूमिका स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अगर कोई विद्यालय भवन आकर्षक बनाना होगा तो समुदाय उसमें क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या अपनी भूमिका निर्वहन कर सकते हैं कि जिससे जो है विद्यालय भवन आकर्षक लगने लगे, तो उसी को बताना है। तो आप खुद जो है दिमाग लगाइए साथियों कि आखिर जो आसपास के लोग हैं विद्यालय के, वह क्या करेंगे कि आकर्षक बन जाएगा। आइए उसी को समझते हैं। विद्यालय एक ऐसी संस्था है जहां बालक में समाज, देश और युग की आवश्यकता अनुसार गुणों का विकास करके उसे एक सुयोग्य नागरिक बनाया जाता है। अतः विद्यालय और समुदाय को मिलकर, ठीक है, मिलजुल करके कार्य करना चाहिए। विद्यालय और जो वहाँ के आसपास है, आसपास के लोगों या जो और सभी होते हैं उनको समुदाय कहा जाता है। विद्यालय भवन में
केवल शिक्षा का केंद्र नहीं है, जो विद्यालय भवन है केवल शिक्षा का ही माध्यम नहीं है, बल्कि बच्चों के विकास का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर बच्चे खेल कूद करते हैं, अवलोकन करते हैं, सीखते हैं। ठीक है, समुदाय विद्यालय भवन को आकर्षक बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। जैसे क्या क्या निभा सकता है? तो पहला जो है, विद्यालय में भागीदारी रख करके, जैसे कोई भी सामग्री नहीं है तो सामग्री पहुंचा देना, खाना पीना का व्यवस्था तो मान लीजिए सरकार कर रही है, अगर नहीं हो पा रहा है सुविधा तो अपने घर से थोड़ा बहुत मदद कर देना। ठीक है, तो समुदाय के सदस्यों को विद्यालय भवन के निर्माण में, मरम्मत और रख रखाव में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। मान लीजिए कोई आसपास के स्कूल कॉलेज है तो वहाँ पर जो है देख रेख करना चाहिए, नहीं तो जो है कोई न कोई तोड़ फोड़ मचा करके निकल जाता है। ठीक है, आया हैंड पंप पे खोल के लेके चला गया, तो ये सभी जो है बच्चे कहाँ से पानी पियेंगे, तो ये सभी जो है देख रेख भागीदारी समुदाय का करना चाहिए। स्वयं के द्वारा सेवा देनी चाहिए। ठीक है, तो समुदाय के सदस्यों को अपनी विशेष और समय का उपयोग करके विद्यालय भवन को सुंदर बनाने में मदद कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है दान। समुदाय के सदस्य विद्यालय भवन के लिए फर्नीचर, उपकरण या अन्य आवश्यक वस्तुओं का दान कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है कार्यक्रमों का आयोजन। ठीक है, कोई भी कार्यक्रम होगा उसका आयोजन समुदाय के सदस्य विद्यालय भवन में सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल कूद प्रतियोगिता और अन्य कार्यक्रमों का आयोजन कर सकते हैं। ठीक है, अगर खेल कूद का आयोजन प्रतियोगिता होगा तो बच्चे जो है देखेंगे, समझेंगे, वो भी भाग लेंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा तो उसमें भी भाग लेंगे। ठीक है, पांचवा है बच्चों को प्रेरित करना। ठीक है, विद्यालय भवन की देखभाल करने और इसे स्वच्छ रखने के लिए बच्चों को प्रेरित करना चाहिए। बच्चों को स्कूल की स्वच्छता पर ध्यान देनी चाहिए। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 33 है, बच्चों की शारीरिक अभिवृद्धि को ध्यान में रखकर कुर्सी एवं डेस्क की व्यवस्था की जाती है, क्यों की जाती है स्पष्ट करना है। ठीक है, तो बच्चों की शारीरिक वृद्धि को ध्यान में रख करके कुर्सी एवं डेस्क बनवाते समय निम्नलिखित बातें रखी जाती है ध्यान में। कौन कौन सी? पहला होता है सर्वप्रथम बच्चे की अनुमानित आयु का पता लगाना। कक्षा 1 के बच्चों का कितनी एज होगी, कक्षा 5 का, 10 का, मतलब जो भी है उनकी एज के हिसाब से पता किया जाता है कि बच्चे कौन से बड़े हैं, कौन से छोटे हैं, उनको बैठने में कोई परेशानी तो नहीं आएगी। मान लीजिए सीट बहुत ज़्यादा ऊंचा हो गया, बच्चे बैठे हैं और पैर जो है लटका हुआ है, तो जो है कुछ देर बाद झुनझुनी टाइप की लगने लगती है ना, तो ये सभी जो है ना होने पाए, इसलिए जो है उसको, ताकि पैर जो है पूरा ज़मीन पर बैठने के बाद भी रहे, तो इस प्रकार के डेस्क बनवाने चाहिए। फर्नीचर को विशेषज्ञ के द्वारा ध्यान में रख करके बनवाना चाहिए। विशेषज्ञ बताएंगे कि कितना नीचे होना चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए। ठीक है, जो सीट बैठे हैं, जिस पर किताब रखे हैं, दोनों सटा होना चाहिए। कितना सटा होना चाहिए, ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा दूरी पर हो। ठीक है, कुर्सी की ऊंचाई उचित होनी चाहिए जिससे बच्चों के पैर जमीन के संपर्क में हो। ठीक है, जिसको बता दिया हमने। कुर्सी का पिछला हिस्सा बच्चों के कमर का सहारा बने। ठीक है, जो कुर्सी का पिछला हिस्सा होता है, पहले जो डेस्क बनती थी, ठीक है, पीछे कुछ नहीं होता था तो दूसरे डेस्क पर लोग पीछे जो लेट जाते थे, थोड़ा बहुत हेल्प ले लेते थे, तो उसकी बात कही जा रही है, तो उतना चलेगा। ठीक है, तो पांचवा पॉइंट है डेस्क की ऊंचाई इतनी हो कि छात्रों को लिखते समय झुकना ना पड़े, नहीं तो झुक करके लिख रहे हैं तो भी जो है समस्या आ जाएगी। ठीक है, तो जो ज़्यादा झुकना ना पड़े और अच्छे से दिखाई दे। छठवां पॉइंट हो जाएगा डेस्क की चौड़ाई जो है 18 इंच होनी चाहिए। ठीक है, ताकि कापी किताब जो है अच्छे से लिखा जा सके और खुला रहे तो अच्छे से पकड़ में आए, नहीं तो क्या होता है कि आधा नीचे चला जाता है, आधा ऊपर रहता है, तो लिखने में प्रॉब्लम आती है। प्रश्न संख्या 34, विद्यालय में शौचालय की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। तो उत्तर हो जाएगा विद्यालय में शौचालय की आवश्यकता एवं महत्व निम्नलिखित हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? तो पहला हो जाएगा विद्यालय में छात्रों की संख्या के अनुमान में पर्याप्त अलग अलग शौचालय हों। ठीक है,
विद्यालय में छात्रों की संख्या के अनुपात में अलग अलग जो है शौचालय होने चाहिए। मान लीजिए 500 बच्चे हैं और एक हो गया शौचालय तो भी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो उनके जितने बच्चे की संख्या होगी उसी हिसाब से होना चाहिए। और प्रत्येक शौचालय में फ्लश और पानी की उचित व्यवस्था प्रबंधन होनी चाहिए। और दूसरा पॉइंट हो जाएगा, प्रत्येक शौचालय में टाइल्स लगी होनी चाहिए जिससे स्वच्छता पर ध्यान रखा जाना चाहिए, ठीक है। तीसरा है, प्रत्येक शौचालय को निश्चित समय अंतराल पर फिनाइल से साफ करवाना चाहिए, ठीक है। और चौथा है, शौचालय की सफाई करने से अमोनिया जैसी जहरीली गैस से बचा जा सकता है, ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 35 है, मानवीय प्रबंधन क्यों आवश्यक है? इसमें किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है? तो मानवीय प्रबंधन क्या होता है? जो मानव के द्वारा प्रबंधन किया जाता है, देख रेख किया जाता है, कोई नियम चलाया जाता है, तो उसको जो है मानवीय प्रबंधन कहेंगे। तो मानवीय प्रबंधन के अंतर्गत लोगों को प्रेरित करना और उन्हें संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने एक साथ काम करने में मदद करता है। मानवीय प्रबंधन के माध्यम से संगठन अपने कर्मचारियों की क्षमताओं को बेहतर ढंग से समझ और उपयोग कर सकते हैं, जिससे संगठन और कर्मचारियों दोनों को लाभ होता है। और मानवीय प्रबंधन को ध्यान में रखने वाली आवश्यक बातें कौन कौन से? पहला है, कर्मचारियों के साथ संचार। संगठन को अपने कर्मचारियों के साथ खुला और पारदर्शी संचार बनाए रखना चाहिए। दूसरा है, मानवीय मूल्यों का सम्मान। मानवीय मूल्यों का सम्मान करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है, ठीक है। तीसरा है, कर्मचारियों का विकास। मानवीय प्रबंधन के अंतर्गत कर्मचारियों के विकास पर ध्यान देना चाहिए। और प्रश्न संख्या 36 है, विद्यालय, अभिभावक और समुदाय के बीच एक अंतर संबंध है, इसे स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो विद्यालय, अभिभावक और समुदाय ये तीनों ही बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इन तीन के बीच एक मजबूत और प्रभावी अंतर संबंध है। ये तीनों बच्चों के विकास के लिए एक मिलकर कार्य करते हैं, बच्चों की शिक्षा में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, ठीक है। यह बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा प्रदान करने में मदद करता है। यह बच्चों को शिक्षा, सामाजिक नैतिक मूल्यों, जीवन कौशल और ज्ञान प्रदान करने में मदद करता है। यह बच्चों को जिम्मेदार और योगदान देने वाले नागरिक बनाने के लिए तैयार करता है, ठीक है। तो ये सभी जो है इम्पॉर्टेंट होता है। विद्यालय, अभिभावक और समुदाय के बीच एक अंतर संबंध होता है, ठीक है। तो ये सभी जो है आप लिख सकते हैं कि विद्यालय में अभिभावक की क्या आवश्यकता होती है, समुदाय के बीच क्या आवश्यकता होती है, दोनों में अंतर क्या होता है। तो ये सभी तो हेडिंग बना करके आराम से आप लिख लिए जाएंगे, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। प्रश्न संख्या 37 है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया, ठीक है। बच्चों को कैसे सिखाया जाएगा, कैसे सीखा जाता है, ठीक है, में सीखने की प्रक्रिया और वृत्ति प्रबंधन किस प्रकार का सहायक होता है, स्पष्ट करिए, ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा, उत्तम शिक्षा व्यवस्था शिक्षा विकास का एक आधार है। आज अच्छी शिक्षा व्यवस्था शिक्षा की वित्तीय व्यवस्था पर निर्भर करती है। शिक्षा वित्त दिन प्रतिदिन एक महत्वपूर्ण होता जा रहा है। यह शिक्षा को अधिक प्रभावशाली और कुशल बनाने, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने, शिक्षा तक पहुंच में वृद्धि करने, शिक्षा में समानता को बढ़ावा देने और शिक्षा की जवाबदेही में सुधार करने में मदद करना। और सीखने सिखाने की प्रक्रिया में वित्तीय प्रबंधन के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए एक धन उपलब्ध कराना, ठीक है। जब शिक्षक जो है प्रशिक्षित रहेंगे तो बच्चों को आसानी से जो है सिखा पाएंगे, तो उनके लिए जो है थोड़ा बहुत धन की उपलब्ध कराना, ताकि
प्रशिक्षण ले पाएँ। दूसरा है छात्रों के लिए पाठ्य पुस्तक और अन्य सामग्री प्रदान करना। बच्चों के पास पाठ्य पुस्तकें ही नहीं होगी तो कहाँ से सीखेंगे। लेकिन अब तो जो है धीरे धीरे गवर्नमेंट क्या ध्यान दे रही है, उनको जो है बहुत ज़्यादा पुस्तकों पर फोकस ना किया जाए, उनके जीवन अनुभव पर आधारित जो सामाजिक जो चल रही हैं उन सभी चीज़ों को विकास कराना जो है, ज़्यादा किताबों पर ध्यान न देना। ठीक है, तो बच्चों को जो है पास किताबें होना ज़रूरी है ताकि जो है सीख सकें। छात्रों के लिए क्या है, पाठ्य पुस्तक और अन्य जो है सामग्री, खेल कूद के वाला माध्यम, ठीक है, तो सृजनात्मक रचना कर पाएँ, तो ये सभी जो है इम्पॉर्टेंट होती हैं। प्रश्न संख्या 38 है, समय सारणी एक ऐसा चार्ट है जो विद्यालय में किए जाने वाले सभी कार्यकलापों को दर्शाता है। सहमति के आधार पर व्याख्या कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा, समय सारणी विद्यालयी क्रियाकलापों को व्यक्त करती है। समय सारणी से निम्नलिखित बातों का पता चलता है। कौन कौन से? पहला, विद्यालय की कार्यकारी समय की गणना होती है। ठीक है, और दूसरा होता है विद्यालय समय सारणी से पता चलता है कि विद्यालय में कौन कौन से विषय पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, और तीसरा हो जाएगा समय सारणी से अध्यापकों की संख्या एवं नाम का पता चलता है। और चौथा हो जाता है समय सारणी द्वारा विद्यालय में संचालन होने वाली पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाकलापों का ज्ञान होता है। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 49। तो विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों का आयोजन क्यों आवश्यक है, बिंदुवार लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया विद्यालय जो है उसमें पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप, ठीक है, पढ़ते संबंधित जो है सहभागी किसकी कितनी रहती हैं, क्रियाकलाप कौन कौन सी होती हैं, इन सभी का आयोजन कैसे हो पाएगा उसी को बताना है। तो आइए देख लेते हैं जल्दी से। विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के आयोजन का महत्व कौन कौन से? पहला है मूल प्रवृत्तियों का शोधन एवं परिमार्जन। दूसरा है नागरिकता के गुणों का विकास, बच्चे का जो है जो नागरिक होते हैं उनके गुण का विकास हो सके। विद्यालय में अगर जाते हैं तो वहाँ पर, समाज में जाते हैं वहाँ पर सामाजिक भावना का विकास होना चाहिए। ठीक है, समाज के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। चौथा है अवकाश के समय का सदुपयोग। ठीक है, जो छुट्टी का समय मिलता है उसमें कैसे उस समय का उपयोग करना है उसको जो है ध्यान में देना। ज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग, ठीक है, जो ज्ञान है उसको व्यवहार के जीवन में कैसे लगाया जाएगा, ऐसा नहीं है रट्टा मार लिया गया तो उसका कोई उपयोग ही नहीं आ रहा है जीवन में, तो ये भी ध्यान में देना चाहिए। छठवां है किशोरावस्था की किशोरावस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति। जो किशोरावस्था का बालक है उसकी जो है जो अनावश्यक चीज़ें हैं, ठीक है, अनावश्यक नहीं, जो आवश्यक की चीज़ें हैं उसको जो है पूर्ति कराना चाहिए। शैक्षणिक महत्व, ठीक है, जो शिक्षा से संबंधित महत्व है उसको क्या क्या महत्व है उसकी ध्यान देनी चाहिए। आठवां है मनोरंजनात्मक महत्व। ठीक है, तो मनोरंजन के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसकी जो है ध्यान देना। लास्ट क्वेश्चन है साथियों, वीडियो को शेयर करते चलिएगा। ठीक है, आइए अब हम लोग प्रश्न संख्या 40 पर चलते हैं। और प्रश्न संख्या 40 है, समेकित शिक्षा क्या है, जिला समन्वयक एवं भूमिका बताइए। तो समेकित शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जैसे दिव्यांग बच्चे सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाई करते हैं, ठीक है, उसको समेकित शिक्षा कहेगा। मतलब एक समावेशी शिक्षा होता है जिसमें सभी बालक समान होते हैं, वही है समेकित शिक्षा। अगर कहा जाए तो सभी दिव्यांग है, सभी प्रकार के जो बच्चे होते हैं एक में ही पढ़ते हैं। ठीक है, जिला समन्वयक की भूमिका क्या क्या होती है? तो पहला होता है स्कूल का निरीक्षण करना। जो जिला समन्वयक होते हैं उनका कार्य होता है कि स्कूल का निरीक्षण करें, पिछड़े स्कूलों का मार्गदर्शन देना है कि आखिर पिछड़ क्यों रहा है, कैसे क्या करना है। तीसरा पॉइंट है जिला योजनाओं में मदद करना। ठीक है, जो जिला की योजना है उसमें मदद करना। ब्लॉक समन्वयकों के साथ शिक्षण पर चर्चा करना। ठीक है, जो ब्लॉक स्तर पर होते हैं उनके स्तर पर चर्चा करना कि किस प्रकार से शिक्षण देना है, नहीं देना है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें थी साथियों। ठीक है, तो आप हमें जो है
साथ ही 2016 के पेपर समाप्त हो चुके हैं। फॉलो कर सकते हैं ज्ञान क्लासेस एकेडमी, सर्च करेंगे तो हर जगह मिल जाऊंगा। इंस्टाग्राम पर भी, टेलीग्राम पर भी, यूट्यूब पर भी, फेसबुक पर 1 लगा दीजिएगा आगे तो मिल जाएंगे। मिलते हैं अगला पेपर लेकर के।